हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो जो मैंने कल आपके साथ शेयर की थी उसमें हमने कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु के दो टॉपिक हमने पढ़े थे। ठीक है, पहला था सक्रियता श्रेणी और दूसरा हमने पढ़े थे आयनिक यौगिक। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से धातुओं को उनकी जो अब क्रियाशीलता के घटते क्रम पे जो अब रखा जाता है और इसके क्या उपयोग है। दूसरा हमने पढ़ा था कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं, कैसे आयनों का आदान प्रदान करके वो बनते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो पहला हमारा रहेगा कि आयनिक यौगिकों के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, वो क्या उनके जो अब भौतिक और रासायनिक दोनों गुणधर्म क्या होंगे। और दूसरा हमारा रहेगा महत्वपूर्ण धातुओं को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारे आज के दो मुख्य टॉपिक है। तो सबसे पहले आयनिक यौगिकों को पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। पहला गुणधर्म है भौतिक अवस्था। ठीक है, आयनिक जो यौगिक होते हैं ये ठोस, कठोर व भंगूर होते हैं। ठोस भी होते हैं, कठोर भी होते हैं और भंगूर। लेकिन यहाँ पे आपका आएगा कि भंगूर कैसे होते हैं। जैसे एग्जांपल है मार्बल, वो काफी जो क्या है ठोस होता है, काफी सॉलिड होता है, लेकिन अगर उसको थोड़ी सी भी लगे तो वो टूट जाता है। तो ये भंगूर भी होते हैं। गलनाक एवं क्वथनाक। ठीक है, गलनाक आपको पता है, क्वथनाक भी आपको पता है, इनकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। ठीक है, ये इनका जो गलनाक और क्वथनाक होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं तो इसका गलनाक 1074 है और इसका क्वथनाक कितना है 1686। ठीक है, उसके बाद घुलनशीलता। ये जो आयनिक यौगिक होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं और पेट्रोल केरोसिन में ये अभिलेय होते हैं, मतलब अघुलनशील होते हैं। उसके बाद विद्युत चालकता। ठीक है, ये जो आयनिक यौगिक होते हैं ये जलीय व गलित अवस्था में जो वो विद्युत के चालक होते हैं और ठोस अवस्था में ये चालन नहीं करते हैं विद्युत का। अब आपके लिए क्वेश्चन है कल के लिए कि आपने मेरे को बताना है कि क्यों आयनिक यौगिक जो है वो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा आज का टॉपिक है वो है धातुओं की प्राप्ति। देखो बहुत ही धातुएं हमारे पास। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि ये धातुएं एक्चुअली प्राप्त कैसे की जाती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, धात्विकी भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जितनी भी धातुएं वो भूपर्वृत्ति पर है ही प्रेजेंट है। किसकी फॉर्म में है, कुछ लवण की फॉर्म में है, कुछ अदर फॉर्म में। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इसको कैसे जो है वो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसका क्या जो प्रोसेस है, इससे पहले हम तीन जो है वो डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो इससे रिलेटेड है। पहली है खनिज, दूसरी अयस्क और तीसरी गैंग। 100% एक एक जो हर सीरीज को हर बार पूछी जाती है। सबसे पहले खनिज के बारे में आपको बताऊंगा मैं। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहा जाता है, खनिज। ठीक है, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर जो प्राकृतिक रूप से है उसमें जो धातु है, जो चीज है वो, चाहे वो एक तत्व है चाहे वो यौगिक है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद अयस्क, वो खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाए और उसे निकालना लाभकारी हो उसे क्या कहते हैं, अयस्क। वो सभी खनिज जिसमें से हम धातु प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें जो अब ज्यादा कॉस्ट ना लगे उसको हम क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। ठीक है, अब हमने खनिज से जो है वो अयस्क निकाल ली। अब उसके बाद क्या बचा, उसके साथ जो है वो अयस्कों के साथ आने वाली अशुद्धियां जैसे रेत, मिट्टी आदि क्या कहलाते हैं, गैंग कहलाते हैं। ठीक है, अयस्कों के साथ जितनी भी अशुद्धियां होगी उनके साथ उन सबको क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। तो धातु की प्राप्ति। ठीक है, इसको मैं इस टॉपिक थोड़ा लंबा है इसलिए मैं इसको जल्दी पढ़ा रहा हूं। अगर आपको जहां पता ना चले तो आपने मेरे को दोबारा से जो है वो कमेंट में पूछ लेना है। ठीक है, अब हम देखेंगे धातु की प्राप्ति। धातु की प्राप्ति के लिए उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, उसको उसको तीन भागों में डिवाइड किया है। तीन स्टेप्स के द्वारा हम धातु को प्राप्त कर सकते हैं। पहला है अयस्कों का समृद्धिकरण, दूसरा है धातुओं का निष्कर्षण और तीसरा है धातुओं का परिष्करण। ठीक है, अब इसको एक एक स्टेप बाय हम पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है अयस्कों का समृद्धिकरण। ये क्या होता है, देखो अयस्कों से गैंग को अलग करना, जो उनमें अशुद्धियां हैं उनको अलग करना, उसको हम क्या बोलते हैं, अयस्कों का समृद्धिकरण। तो क्या मैंने बोला, अयस्कों का समृद्धिकरण है गैंग को अलग करना। ठीक है, इसके लिए विभिन्न विधियां इस्तेमाल की जाती है। ये पानी के द्वारा भी हम कर सकते हैं, चुंबक के द्वारा भी कर सकते हैं और विभिन्न रसायनों के द्वारा भी इसको हम कर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इसके लिए भी हमने धातुओं को तीन जो है वो भागों में डिवाइड किया हुआ है। कल भी हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, तीन भागों में हमने धातुओं को पढ़ा था। एक सबसे ऊपर कौन सी थी, अधिक क्रियाशील, दूसरा मध्यम क्रियाशील और तीसरा कम क्रियाशील।
ठीक है जी। अब अधिक क्रियाशील में कौन कौन सी आती है, जैसे हमारी पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप में नहीं होती है, तो इनका जो है, इनको निष्कर्षण मतलब धातु को निकालना, निष्कर्षण क्या है, धातु को निकालना, इनको निकालने के लिए क्या किया जाता है, ये ऑक्साइड और सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं, इनका क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन। ठीक है, तो अधिक अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं वो किस रूप में पाई जाती है, लवण के रूप में, उदाहरण के लिए NaCl। ठीक है, NaCl से हमने अब जो है वो इसको अलग करना है, तो इसमें एक, हम इसके लिए क्या होता है, एक जो है वो एक बीकर बना होता है, जिसको हम बोले कि जो विद्युत अपघटन का एक जो है वो बीकर होता है, उसमें जो है वो सोल्यूशन ले लिया जाएगा, जैसे NaCl का ही ले लिया जाएगा, इसमें 2 रोड्स डाल दी जाएगी, एक होगी कैथोड और एक होगी एनोड। ठीक है, इसके बाद जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, तो जो हमारी सोडियम है वो कैथोड पे, और जो इसमें क्लोरीन होगा वो किस पे आ जाएगा, एनोड पे। ठीक है, तो अधिक क्रियाशील धातु को कैसे, किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, किस तरह से उनका निष्कर्षण किया जाता है, विद्युत अपघटन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे मध्य क्रियाशील धातुएं, जैसे जिंक, लोहा और सीसा। ये जो होती है ये किस फॉर्म में पाई जाती है, या तो सल्फाइड में, या तो ऑक्साइड, या फिर कार्बोनेट के रूप में जो है वो ये पाई जाती है, डायरेक्ट धातु नहीं होती। अब हमारा काम क्या, निष्कर्षण का क्या काम है, मतलब निष्कर्षण बोलने का मतलब क्या है, इनकी सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट की फॉर्म में से हमें क्या चाहिए, धातु चाहिए सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इनको, इनके सल्फाइड ऑक्साइड से जो है वो इनका कार्बन द्वारा क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इसके लिए भी 2 प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये 2 प्रोसेसेस है। पहला है भर्जन। ठीक है, सल्फाइड अयस्क को अधिक वायु में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भर्जन कहा जाता है। ठीक है, मान लो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, हमारे पास है जिंक सल्फाइड है, इसको अधिक वायु में हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो अलग हो जाएगी। देखो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो भी हमारे अयस्क हैं जो सल्फाइड में उपस्थित है, उनको सबसे पहले ऑक्साइड में बदलना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद निस्तापन है, जो कार्बोनेट में है, जो अयस्क कार्बोनेट में उपस्थित है, उनको भी पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑक्साइड में। तो कार्बोनेट को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निस्तापन कहा जाता है। ठीक है, ये जिंक कार्बोनेट है। ठीक है, इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया, जिंक ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। अब देखो दोनों प्रोसेसेस में हमारे पास क्या बन गए, ऑक्साइड बन गए। ठीक है, हमारे पास जो हमारे पास अलॉय बने, जो हमारे पास अयस्क बने, वो ऑक्साइड की फॉर्म में आ गए। अब इनका क्या किया जाता है, अपचयन, जो हमने पहले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। क्या करते हैं इसमें, ऑक्सीजन की को हटाना, जैसे जिंक ऑक्साइड है, कार्बन जब उसमें रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनेगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमें क्या चाहिए थी, निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण। ठीक है, तो इन मध्य क्रियाशील धातुओं को पहले सल्फाइड को ऑक्साइड में बदला जाता है, कार्बोनेट को भी ऑक्साइड में बदला जाता है, फिर उनका जो है वो अपचयन किया जाता है। अब जो कम क्रियाशील धातु हैं, जैसे मैं देखूं, हमारे पास 2 धातुएं हैं, चांदी और सोना, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है, इनको जो है वो निकालने की आवश्यकता नहीं होती, ये अलॉय के रूप में नहीं प्राप्त होती है, नहीं जो है वो उपस्थित होती है, ये डायरेक्ट जो है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। लेकिन देखो जैसे कॉपर है, या हमारे पास है पारा है। ठीक है, तो इनके जो वो ऑक्साइड को गर्म किया जाता है, पहले ये भी सल्फाइड में, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है HgS, ये क्या है, सिन्नेवार, बहुत महत्वपूर्ण है ये सिन्नेवार, किसका अयस्क है, मरकरी का। इसको गर्म किया जाएगा, पहले इस सल्फाइड को किस में बदला जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदला जाएगा, फिर इसको दोबारा गर्म किया जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगी, मरकरी धातु हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 जो स्टेप्स थे, तीनों हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, धातु को अलग अलग डिवाइड किया था, उनके बेसिस पे हम धातुओं को अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। तीसरा स्टेप है हमारा धातुओं का परिष्करण। ये क्या होता है, धातुओं से अपद्रव्य को हटाने की विधि को धातु का परिष्करण कहते हैं। देखो जब पहला जो स्टेप था हमने उसमें गैंग को अलग किया था, लेकिन इसमें कुछ धातु, जब हमने धातु, प्योर धातु हमने अलग कर ली, उसके साथ भी कुछ अशुद्धियां होती है, स्लज होता है, उसको अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं, धातु का परिष्करण। और इसके लिए मैक्सिमम जो विधि यूज की जाती है वो यूज की जाती है विद्युत अपघटनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो आज का जो ये टॉपिक था उसके मैं जो नोट्स हूँ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, जो समझ ना लगे वो मेरे को आपने कमेंट करना है।